हेलो मेरे सुपर सोल्जर्स, कैसे हो आप सब लोग। पढ़ाई अच्छी चल रही है सभी की। तो जैसा कि आप सभी लोग परेशान थे किस सब्जेक्ट से, साइंस से, क्योंकि जैसे ही आप लोग क्लास 9 से पहुंचे तो आपको एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया साइंस नाम से, और उसमें आपको क्या क्या पढ़ने को मिला, फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसका आपने आज से पहले नाम नहीं सुना था। ठीक है, तो मेरे बहुत सारे छोटे छोटे भाई बहन इस चीज को लेकर परेशान होंगे कि आखिर जो ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना रहता है। और कुछ ऐसे भी हैं जो एक दो चैप्टर पढ़ भी लिए होंगे और समझ में भी नहीं आ रहा होगा। फिर वो सोचेंगे कि कोई भैया ऐसे आ जाएं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री को बहुत ही आसान तरीके से समझा दें कि मतलब सबको समझा जाए कहानी किस तरह, जैसे कि बचपन में दादी कहानियां सुनाया करती थी। तो बिल्कुल मैं आ गया हूं उसी के लिए। अब आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम साइंस को क्या करेंगे, एकदम कहानी की तरह फिजिक्स वाले पोर्शन को भी और केमिस्ट्री वाले पोर्शन को भी एकदम आसान तरीके से समझेंगे। ठीक है, और आज देख लेना, आज के बाद आप लोग को हर एक सब्जेक्ट छोड़कर सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री से, जैसे आप लोग मम्मी पापा से प्यार करते हो ना, वैसे आज के बाद आप लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री से प्यार करोगे। ठीक है, बस आराम से बैठकर शांतिपूर्वक आपको ये पहली क्लास करनी है मुझ पे ट्रस्ट करके। ठीक है, इसका देखना आप लोग हर क्लास मेरी करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में मैं आप लोग को बता दूं कि जो केमिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं ना, उसमें होता क्या है, दुनिया में जितनी सारी चीजें हैं सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। जैसे मान लीजिए मार्कर ही है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। तो सबसे पहले उस छोटे पार्टिकल के बारे में ही हमको स्टडी करनी है। ठीक है, क्योंकि जब हम उस पार्टिकल के बारे में अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर बाकी केमिस्ट्री हमको बहुत ज्यादा आसान लगने लगेगी। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये पार्टिकल के बारे में हम क्यों पढ़े, क्या हमारी ये सिलेबस में है? तो जी हाँ, जिस पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं ये आपके सिलेबस में, केमिस्ट्री में। कुछ लोगों के बुक में लिखा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, कुछ लोगों के बुक में लिखा होगा स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ठीक है, तो इन दोनों चैप्टर्स को अगर मिला दें तो एक मैंने अलग सा नाम तैयार किया, दोनों चैप्टर्स को मिला करके आप कह सकते हो द एटॉमिक फाउंडेशन ऑफ मैटर। ठीक है, जिसमें हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के सारे कॉन्सेप्ट को समझेंगे और साथ में स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एक एटम का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज पाई जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कहां पे होता है, प्रोटॉन्स कहां पे होता है, उसमें न्यूट्रॉन्स कहां पे होते हैं, किस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पे निगेटिव चार्ज होता है, ये सारी चीजें हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अब आप लोग समझ गए ना कि हम पूरा क्या क्या स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, इस वाले वर्ड की, जो ये एटॉमिक लिखा ना, तो एटॉमिक्स मतलब एटम। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर ये एटम होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे मेरे छोटे छोटे भाई जो सामने देख रहे हैं वो समझ रहे हैं कि सर ये एटम वर्ड पहली बार सुन रहे हैं, अभी समझ नहीं आ रहा कि एटम है क्या। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं एटम से। ठीक है, अब जरा सोचिए, एटम जो है ना, ये बहुत पहले ये वर्ड किसी ने दे दिया था। ठीक है, जिनका नाम था डेमोक्रेटस, एक फिलोसफर थे डेमोक्रेटस। इन्होंने, मतलब फिलोसफर का मतलब वो ऐसे, उनके पास कोई साइंटिफिक कोई टेक्नोलॉजी नहीं होती है, वो चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं आसपास की चीजों को, और फिर वो अपने थॉट्स को लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटस ने क्या बताया कि अगर आप किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में से कट करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, ब्रेक करते जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो इतना ज्यादा छोटा हो जाएगा कि फिर आप उसको फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसके बाद वो डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो उस छोटे से पार्टिकल को जो कि और ज्यादा आप डिवाइड नहीं कर सकते, उसी को नाम दे दिया गया क्या, एटम। ठीक है, इसमें से जो एटम है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है, ग्रीक वर्ड। इसमें ए का जो मतलब होता है, ध्यान रखना, जनरली हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ए का मतलब होता है वन, लेकिन ग्रीक में यहां ए का मतलब होता है नॉट, और जो टी ओ एम लिखा है ये टॉम्स है, और इस वाले वर्ड का मतलब होता है कट, नॉट कट। नॉट कट का मतलब एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसी कंडीशन जिसको और ज्यादा कट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एटम एक क्या है, ग्रीक वर्ड है, जिसमें ए का मतलब होता है नॉट और टॉम्स का मतलब होता है कट। ठीक है, मतलब जिसको और ज्यादा हम कट नहीं कर सकते, उसी को बोला गया एटम। ये बहुत पहले बात बताई गई थी जब हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन हमको पता चला जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ऐसा देखा गया कि एटम के अंदर भी कुछ और, जैसे मान लो कि एटम क्या है, अब मैं फिर से बार डायग्राम बनाता हूं। मान लो ये मेरे पास एक मार्कर है,
ये वही मार्कर जिसमें मैं लिख रहा हूं, आपने इसको ब्रेक कर दिया, छोटा सा इतना बचा, आपने यहां से ब्रेक कर दिया, फिर इतना बचा, फिर आपने इसको ब्रेक कर दिया और छोटा हो गया, फिर आपने इसको इसे ब्रेक कर दिया और छोटा हो गया, फिर जब इसे ब्रेक करते करते जाओगे तो लास्ट में एक पॉइंट, बहुत छोटा पॉइंट बचेगा, ऐसा छोटा पॉइंट जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते, उसी का नाम दिया गया एटम। ठीक है, सबसे छोटा। और एटम कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड। ये इस समय सबसे पहले एटम वर्ड किसने यूज किया था? तो नाम क्या है? डेमोक्रिटस। नाम मैं लिख दे रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप लोगों से कोई पूछ ले, डेमोक्रिटस ये क्या थे? एक फिलोसफर थे डेमोक्रिटस। इन्होंने सबसे पहले एटम वर्ड को यूज किया और इन्होंने बताया कि इसको और ज्यादा हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन करंट में क्या हुआ, मतलब आज के डेट में क्या है, हमको पता है हमारे पास टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, हमने इस पे रिसर्च किया। ठीक है, जैसे कि जॉन डाल्टन आए, ठीक है, जॉन डाल्टन ने भी इस पे कुछ अपने रिसर्च किए। तो रिसर्च करने के बाद जो ऑल ओवर चीजें निकल कर आई, जो वो मैं वो चीजें बताने जा रहा हूँ जो पेपर में पूछता है। ठीक है, तो सुनो पहले, वो चीजें जो एटम्स में निकल के आई, हमको पता क्या चला कि जो एक एटम होता है इसमें पता क्या क्या मिलते हैं? इसमें मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। क्या मिलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। ठीक है, जो एक एटम होता है उसमें और क्या मिलता है? तो इसमें मिलते हैं प्रोटॉन्स। जो एक एटम होता है उसमें और क्या मिलता है? न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये बाद में पता चला। पहले लोगों ने सिर्फ बोला था कि एटम को हम और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी छोटे छोटे सब पार्टिकल्स हैं जिनका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, यहां तक बात लोगों को पता चल गई। मतलब दुनिया की जितनी सारी चीजें हैं सब किससे मिलकर बनी है? एटम से। सब, मैं भी एटम से बना हूं, आप भी एटम से बने हो, ये मार्कर बोर्ड सब एटम से बना है। ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, मैं बना हूं, इस मेरे अंदर बिलियंस एटम होंगे, आपके अंदर भी ऐसे इतने सारे एटम्स होंगे कि आपको पता नहीं कितने लाख साल जन्म लेने पड़ेंगे तब काउंट कर पाओगे, इतने सारे एटम्स होते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे होते हैं ये। ठीक है, तो उन एटम्स के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। अब ये कैसे पता चला? तो इसको अलग अलग साइंटिस्टों ने बताया कि इसमें पाए जाते हैं। तो ये नाम भी एग्जाम में पूछ लेता है, पूछ लेगा बताओ इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवर किसने की? किसने बताया कि प्रोटॉन्स में किसने बताया कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं? ठीक है, तो आप लोग क्या बोलोगे? क्योंकि ये पूछ लेता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइंटिस्ट का नाम डायरेक्ट लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग को याद रहे। ठीक है, याद रहेगा ना? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने बताया था कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब इसके पीछे की स्टोरी भी है, वो स्टोरी मैं कभी बाद में सुना दूंगा आप लोग को। ठीक है, वो स्टोरी एग्जाम में नहीं पूछता, एग्जाम में नाम पूछता तो मैंने नाम अभी बता दिया। ठीक है, स्टोरी कभी एक क्लास में फ्री होकर फिर बता देंगे। ठीक है, थोड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तरबूज तरबूज वाली स्टोरी। अब देखो प्रोटॉन्स की खोज किसने की? प्रोटॉन्स भी एटम में पाए जाते हैं, इसकी खोज किसने की? तो ये भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। इनका नाम था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रॉन्स की बात आती है। न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की? तो इसको किया था जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक। ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछ लेता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। पूछ लेगा इसे बताओ प्रोटॉन्स की खोज किसने की थी, और ऑप्शन में तीनों दे देगा। अब जिसको थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा, पता चलेगा उसने पूछा प्रोटॉन की खोज किसने की और किसी ने टिक कर दिया जे थॉमसन पे, बस उसका एक नंबर गया उसकी मामा पे घर। ठीक है, ऐसे नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। अब इसके अलावा भी क्या क्या चीजें खोज की गई? धीरे धीरे बहुत सारी चीजें खोज की। इसके अलावा फिर पता चला कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जैसे देखो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जो चल रही है ना, जो करंट जो पास होता है ना, करंट पास होने के पीछे का जो रीजन है वो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। करंट कौन पास करवाता है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स टू टाइप्स होते हैं, एक होते हैं जो बंधे रहते हैं, ठीक है,
वो इधर उधर घूम नहीं सकते, और एक होते हैं जो घूम सकते हैं अपने साथ इस करंट यानी कि चार्ज को लेकर जाते हैं, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो आज के बाद अगर कोई पूछे बताओ करंट क्यों पास होता है, तो आप लोग किसके लिए बोलोगे? करंट पास होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कौन से इलेक्ट्रॉन्स? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री रहते हैं घूमने के लिए, तभी तो वो चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इस पे चार्ज होता है। तो अगर कोई पूछ ले बताओ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, तो आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है जी? मैं यहां पे इसको भी मेंशन कर दे रहा हूं अलग कलर से। कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, सॉरी वेरी सॉरी, पॉजिटिव नहीं होता जी, इस पे होता है निगेटिव चार्ज। निगेटिव चार्ज, ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लेता है, बताओ इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने किया, तो ये पूछ लेगा, या फिर पूछ ले इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है, तो आप लोग बताओगे कि निगेटिव चार्ज होता है। ये भी पूछ सकता है कि वो निगेटिव चार्ज होता कितना है, ये भी तो पूछ सकता है ना, तो वो निगेटिव चार्ज कितना होता है, मैं इसको यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ, इस वाले का, इसका जो निगेटिव चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये इसका निगेटिव चार्ज हो गया। अब जरा सोचे इलेक्ट्रॉन के बारे में कितनी बातें पता चल गई। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, और वो नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सी का मतलब होता है कूलाम। कूलाम होता है यूनिट, जैसे कि मास का यूनिट किलोग्राम होता है, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, वैसे जो चार्ज होता है चार्ज की यूनिट होती है कूलाम, और कूलाम को लिखते हैं सी से। ठीक है, अब ऐसे ही प्रोटॉन के बारे में पूछ सकता है, तो प्रोटॉन पे ध्यान रखना, ऊपर वाले पे निगेटिव तो प्रोटॉन वाले पे पॉजिटिव। इस पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये भी पूछ सकता है कि पॉजिटिव चार्ज होता कितना, तो बिल्कुल उतना ही होता है जितना ऊपर है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसका भी उतना ही होता है। अब यहां पे सबसे और इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि जो न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स 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 पे नो चार्ज। नो चार्ज, नो चार्ज का मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होता, ना तो पॉजिटिव ना ही निगेटिव, मतलब ये न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो न्यूट्रल होता मतलब इस पे कोई पूछ ले बताओ चार्ज कितना होता, तो आप लोग बोलेंगे 0। ये वैल्यू नहीं है, 0 है। ठीक है, अब देखो कितनी सारी बातें हमको पता चल गई। दुनिया की सारी चीजें किससे मिलकर बनी है? एटम से। एटम में क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किसने किया? जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है वो कैसा होता है? निगेटिव होता है। उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे प्रोटॉन के बारे में भी पूछ लेता आप सबसे, और ऐसे ही न्यूट्रॉन्स के बारे में पूछ लेगा। तो यहां तक बात अब क्लियर हो गई ना? सबको क्लियर हो गई ना? बहुत अच्छी बात है। अब आगे जरा ध्यान से देखो, सभी को पढ़ना है, पूरी क्लास कर लेना, भी देखना आपको पैकना, मतलब यूं समझ लीजिए कि आज के बाद आप लोग को देखना केमिस्ट्री सबसे आसान लगेगा, और जब इसमें फिजिक्स वाला पढ़ाऊंगा वो भी बहुत आसान लगेगा। ठीक है, तो बस क्लास करते रहना आराम से मजे के साथ। अब जरा आगे देखो, इतनी सारी बातें जब लोगों को पता चल गई कि हाँ यार एक एटम में ये 3 चीजें होती हैं, और इस पे पॉजिटिव होता है, इस पे निगेटिव होता है, और इस पे कुछ नहीं होता, तो फिर साइंटिस्ट कहाँ शांत रहने वाले थे? अब उनके दिमाग में तो खुरापाती आ गई, जैसे आप लोग के दिमाग में आता है खुरापाती। जब फोन लेके आओगे मम्मी पापा से मांग के कि क्लास करने जा रहे हैं, तब कोई वहां पे चल के रील देखने लगेगा, और कोई आके फ्री फायर खेलने लगेगा, और कोई अपने दोस्त से बोलेगा कि यार तुम क्या कर रहे हो, उसके पास फोन कर देगा। ठीक है, तो ऐसे जो सब लोग करते हैं, ऐसे साइंटिस्ट लोग इसमें भी सोचने लगे कि यार सबने बता दिया कि यार एटम छोटे छोटे पार्टिकल से बना, और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन वो होते कहां पे हैं? एटम में। क्या एटम में सभी लोग सभी जगह घूमते रहते हैं, या कि सबका अपना अपना फिक्स रूम है, फिक्स कमरा है कि हाँ तुमको यहीं पे रहना है? ठीक है, तो फिर इसके बारे में लोगों ने पूछा लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, कि आखिर ये पाए कहां पे जाते हैं। तो फिर इससे क्या हुआ, अब इस पे लोगों ने अच्छे से रिसर्च करना फिर से शुरू कर दिया। ठीक है, तो जो रिसर्च के ढेरों सारे, वो एक स्टोरी है जो कि एग्जाम में नहीं पूछता, ये कभी नहीं पूछेगा कि जो रिसर्च किए थे वो कैसे किए थे। ठीक है, प्रोटॉन्स के बारे में पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कभी कभी पूछता है, लेकिन अभी 9th क्लास में नहीं पूछेगा, वो 11th में पूछता है। ठीक है,
तो अभी आप लोग 9th में हो, तो आपको बहुत ज्यादा घबराना नहीं है कि सर अब तो पूरा रिसर्च करवाएंगे हम लोगों से, ठीक है। तो नहीं, रिसर्च नहीं करवाएंगे, आप लोग को हम सिर्फ बताएंगे कि कहाँ पे पाए जाते हैं। जो रिसर्च करना था वो कर लिए, ठीक है। तो देखो रिसर्च करने के बाद क्या हुआ, ये पता चला कि जो एक एटम में बना दे रहा हूं, बड़ा सा एटम, ध्यान रखना ये एटम है, ठीक है। ये एटम किसी भी चीज का हो सकता है। अब एटम मैंने बोला ना, दुनिया की सारी चीजें एटम से लेकर बनी है। और अब ये भी कोई पूछ सकता है कि कितने एटम्स तब हैं दुनिया में, ये भी तो पूछ सकता है। तो दुनिया में बहुत सारे एटम हैं, लेकिन हमको जो अभी तक ज्ञात है, जो हमारे बुक्स में हमको पढ़ाया जाता है, उनकी नंबर अगर आपसे तो एग्जाम में पूछे तो वही लिखना है। और वो नंबर कितना है, वो नंबर 118, इसका मतलब 118 एटम्स हमारे बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमसे अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 118 बुक से रिलेटेड पूछेगा। अगर पूछेगा टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो आप बताओगे 118 है, ठीक है। तो कितने एटम्स हैं, 118। और ध्यान रखना, एटम्स को आप एलिमेंट भी बोल सकते हो। तो अगर मैं कभी एलिमेंट बोलूं तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, एटम को एलिमेंट बोल सकते हैं, दोनों का अलग अलग नाम। जैसे घर में किसी को कोई भैया बोलता है तो कोई नाम लेके बुलाता है, कोई छोटा भाई बोलता है, एक ही लोग को ना, वैसे इसको भी है कि आप एटम बोलो या फिर एलिमेंट बोलो, ठीक है। अब वो होते कौन कौन से हैं, तो मैं कुछ के नाम बता दे रहा हूं, जैसे कि हाइड्रोजन, ठीक है, जैसे कि हीलियम, जैसे कि लिथियम। मैंने ये जो नंबर लिखा है, इसको सीक्वेंस दिया है साइंटिस्टों ने 1, और इसको दिया है 2, और इसको दिया है नंबर 3। ऐसे नंबर 4 पे भी होगा, ऐसे ही नंबर 5 पे भी होगा, ऐसे नंबर 6, और ऐसे लास्ट में जाकर के कहां पे खत्म हो जाएगा, 118 पे। इतने सारे सबको नंबर मिला है, और हम किसी एक का नंबर किसी दूसरे के नंबर से रिप्लेस नहीं कर सकते। इस नंबर का अपना एक इंपॉर्टेंस है, अभी वो इंपॉर्टेंस भी समझेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि हाइड्रोजन हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कहाँ हमको देखने को मिलेगा, तो एक पीरियोडिक टेबल आता है मार्केट में, आप लोग पापा से बोलकर वो पीरियोडिक टेबल खरीद सकते हो, या फिर हो सकता है आपके बुक के कहीं ना कहीं किसी चैप्टर में वो एक टेबल ऐसे बनाया होगा, उसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। उस पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट्स के नाम लिखे होंगे, उनका सीक्वेंस नंबर लिखा होगा, और ये सीक्वेंस नंबर लर्न करना पड़ता है कहां से कहां तक। तो क्लास 9th और क्लास 10th वाले बच्चों को सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 20 तक, ध्यान रखना 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं, जो 1 से लेकर 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं, सिर्फ इनके नाम और इनका सीक्वेंस नंबर लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। अब आप लोग सोच रहे हो कि सर ये बार बार हमको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम लिखना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं लिखना पड़ता। हाइड्रोजन के लिए साइंटिस्टों ने शॉर्टकट बना दिया है। वो शॉर्टकट क्या है? हाइड्रोजन के लिए जो शॉर्टकट है वो है एच, ठीक है। यानी कि केमिस्ट्री में कहीं एच लिखा है, इसका मतलब वो हाइड्रोजन है, ठीक है। हीलियम के लिए जो शॉर्टकट है, अब इसको एच नहीं लिख सकते जी, क्योंकि एच तो हाइड्रोजन का है, तो इसको लिख दिया क्या, एच ई, ठीक है। ऐसे लिथियम के लिए शॉर्टकट बनाया गया क्या, एल आई। इस शॉर्टकट को बोलते हैं सिंबल, ठीक है। तो अब जरा सोचे कितनी अच्छी बात है, 118 एलिमेंट्स हैं, उसमें सबको एक सीक्वेंस मिला है। फर्स्ट वाले सीक्वेंस पे हाइड्रोजन और उसका जो सिंबल है एच, यानी कि हम शॉर्टकट में एच लिख सकते हैं, हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पे हीलियम, हीलियम को एच ई लिख सकते हैं, सिर्फ एच नहीं लिखना है। और कुछ बच्चे कहेंगे सर एच ई लिखा तो क्यों ना हम इसको ऐसे लिख दे, एच ई, ऐसे नहीं लिखना, ये गलत है, ठीक है, रॉन्ग मेथड। हमेशा फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड लेटर स्मॉल लेटर होता है, ये बात ध्यान रखना। बात समझ में आ गई ना? अगर कहीं पे 2 लेटर्स मिल रहे हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल, सेकंड लेटर स्मॉल, और अगर सिंगल है जैसे यहाँ पे तो हमेशा कैपिटल ही रहेगा। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ब्रेन यूज करके ऐसे नहीं कर देंगे कि सर ऐसे भी तो लिख सकते हैं हीलियम, तो हो जाएगा रॉन्ग, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। अब इतनी सारी चीजें समझ में आ गई ना? तो 118 है, 1 से लेके 20 तक आपको लर्न करना है, सिर्फ 1 से लेके 20 तक। अब हम क्या करते हैं, इसको डायग्राम को फिर से दोबारा से बना रहा हूं मैं। चलो 1 मिनट, यहां पे मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूं, ये छोटा सा देखो। जो ये
एक एटम होता है, ये कोई एटम हो सकता है। मान लेते हैं कि ये जो एटम है वो हाइड्रोजन का है, ठीक है। तो हाइड्रोजन ना लिख करके मैंने बीच में क्या लिख दिया है, एच। एच का मतलब ये हाइड्रोजन है, ठीक है। एक एटम है, बहुत छोटा होता है, हमको दिखता नहीं, लेकिन मैंने आप लोग को दिखाने के लिए थोड़ा सा लार्ज साइज में बनाया हुआ है। अब मैंने बोला अगर हाइड्रोजन है तो इसमें क्या क्या मिलते हैं, किसी भी एटम में क्या क्या होते हैं जी, क्या क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन को मैं यहां पे लिख रहा हूं पी से, सॉरी ये कलर में चेंज करूं थोड़ा सा, प्रोटॉन को मैं लिख रहा हूं पी से, और साथ में न्यूट्रॉन को लिख रहा हूं मैं एन से। तो मैंने क्या लिख दिया, पी प्लस एन। तो पी प्लस एन बीच में रहते हैं, किसी भी एटम के बीच में रहते हैं, और जो बीच वाला हिस्सा होता है इसको सेंटर नहीं बोलते, सेंटर मैथमेटिक्स में और सब जगह पढ़ते हैं, इसमें बीच वाले पार्ट को बोलते हैं न्यूक्लियस। ये नाम याद रखना, न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस, ठीक है, बीच वाले हिस्से को। अब बात आती है कि इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां पे रहते हैं, तो अब यहीं पे ध्यान रखने वाली बात है कि इलेक्ट्रॉन्स इस वाले के बीच, इनका अलग अपना रूम होता है, उस रूम को मैं बना रहा हूं, सबका अपना अलग अलग रूम होता है, ठीक है। चलो एक रूम में बना रहा हूं, देखो ये मैंने एक रूम बना दिया अलग सा, इसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। बाहर ऐसे, बाहर का मतलब ये सर्कल जो बना होता है, आप लोग बुक में भी देखोगे तो ऐसे सर्कल बनाया हुआ दिखेगा, इस सर्कल में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और इस सर्कल को बोलते क्या हैं, तो ध्यान रखना, इस सर्कल को क्या बोलते हैं, ऊपर में लिख रहा हूं यहां पे, इस सर्कल को बोलते हैं सेल, ठीक है। और सेल की स्पेलिंग देख लेना, SHELL। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, ये वाला सेल लिख देते हैं, ये सेल आप लोगों को बायोलॉजी में पढ़ने को मिलेगा, और ये सेल बैटरी वाला सेल है, इसको नहीं लिखना है। कुछ लोग ये वाला भी सेल लिख देते हैं, ये जो सामान को बेचते हैं वो वाला सेल है, और ये बैटरी वाला और बायोलॉजी वाला सेल है, जो हमारे बॉडी के छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं। तो आपको ये वाला सेल लिखना है, ठीक है। तो ये वाला सेल आप लोगों ने देख लिया। अब करना क्या है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं थोड़ा सा, ये मैंने इसे बना दिया था समझाने के लिए, क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना मिस्टेक करना शुरू कर देते हैं, तो मिस्टेक तो बिल्कुल करना ही नहीं है, ठीक है, मिस्टेक नहीं करना, समझना अच्छे तरीके से। इस वाले सेल में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं बाहर, और ये जो बीच वाला हिस्सा है इसको बोलती है सेंटर है, और सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। और ये हर एक एटम में यही होता है कि बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और बाहर जो हम ये रूम बनाते हैं जिसको बोलते हैं सेल, उसमें रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मैंने पहला सेल बनाया है, फर्स्ट सेल है, तो देखो इसका नाम भी दे रहा हूं मैं। पहला क्या है, फर्स्ट सेल, फर्स्ट सेल। अब फिर वही बात आई, क्या मुझे हर बार ये फर्स्ट सेल लिखना पड़ेगा, तो नहीं, इसके लिए एक सिंबल बनाया गया है। फर्स्ट सेल को आप लोग लिख सकते हो के सेल, के से सिर्फ लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट सेल को लिख सकते हो सिर्फ के से। ऐसे सेकंड सेल हो सकता है हमको और भी सेल बनाना पड़े, तो चलो एक और बना दे रहा हूं मैं, मान लो एक दूसरा भी बनाना पड़ा, तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें भी फिल करना है, तो इसको बोला जाएगा ये सेकंड सेल, ठीक है। अब सेकंड सेल को क्या बोलोगे, एल। ऐसे अगर मुझे और बनाना पड़ जाए मान लो, तो वो हो जाएगा हमारे पास थर्ड सेल, ठीक है। और थर्ड सेल को बोला जाएगा एम से। और अगर बनाना पड़ जाए, मान लो फोर्थ बनाना पड़ गया, तो ये हो गया फोर्थ सेल, और फोर्थ सेल को क्या लिखोगे, एम से। ऐसे और अगर बनाना पड़ जाए तो आगे जाओगे, ओ पी क्यू आर, जितना बनाना पड़े ऐसे नंबरिंग करते हो जाओगे। तो अगर कहीं पे के सेल लिखा हुआ तो मतलब वो फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, कहीं पे एल सेल लिखा है मतलब वो दूसरे वाले सेल की बात किया, मतलब ये दूसरा वाला। ऐसे अगर थर्ड लिखा तो एम, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब किस वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी बात है, ठीक है। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और वो बताने जा रहा हूं कि किस वाले में कितने रह सकते हैं। चलो इसको मैं भी इरेज नहीं करूंगा, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो मैं यहाँ पे सेल बना रहा हूं, और सेल में किसका बनाने जा रहा हूं, ध्यान रखना। कभी कभी पूछ लेते ना कि बताओ फर्स्ट सेल जो के सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, पहले ये भी मैं बता रहा हूं। तो इसमें जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं वो रह सकते हैं 2,
मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, इससे ज्यादा पहले वाले रूम में नहीं रह सकते। 1 रहेगा चलेगा, 2 रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन 3 नहीं हो सकता कभी भी, उसके लिए फिर अलग रूम बनाना पड़ेगा। ऐसे जो दूसरा वाला है इसमें रह सकते हैं 8, सेकंड वाले सेल में 8 लोग रह सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना 8 लोग रह सकते हैं तो क्या 8 ही रखना है, जरूरी नहीं है, हो सकता है 7 रहे, हो सकता है 6 रहे, हो सकता है 5 रहे, 1 भी रह सकता है, 2 भी, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब 9 नहीं हो सकता, 10 नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसे थर्ड वाले में मैक्सिमम 18 रह सकते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप 18 कर सकते हो, 19 नहीं कर सकते, 18 से कम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फोर्थ वाले में रहेगा 32। अब ये नंबर आप लोग अभी के लिए बस ऐसे लर्न कर लो कि फर्स्ट वाले में 2, सेकंड वाले में 8, थर्ड वाले में 18 और फोर्थ वाले में 32। ये कैसे निकालते हैं इसका एक फॉर्मूला भी है। ठीक है, जब मैं बोरबरी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगा तो वहां पे वो फॉर्मूला बताऊंगा कि निकालते कैसे, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए क्या है, अभी बस ऐसे आप लोग याद कर लो कि इतना ही लर्न करना है। जिसको इतना लर्न हो गया ना, समझ लो पूरी केमिस्ट्री, चाहे आप क्लास 12th में भी पहुंच जाओगे, 12th तक, तब भी इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो बस इतना इतना तो आप लोग आसानी से लर्न कर ही सकते हो ना, कि पहले वाले में 2, दूसरे वाले में, तीसरे वाले में 18 और चौथे वाले में 32, बस इतना ही तो है ना, लर्न ही हो गया होगा। अब देखते हैं, अब मैं एक एलिमेंट लेता हूं, ध्यान से देखना, एक एलिमेंट मैंने लिख दिया Na। अब Na अभी आप लोग को मैंने यहाँ कहीं पे लिखा नहीं था, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ Na। अब इसका एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए। किस किस को एटॉमिक नंबर पता है? नहीं पता है, चलो अभी काम करता हूँ, एटॉमिक नंबर सबका लिख रहा हूँ यहाँ पे, जिससे आप लोग को और क्लियर हो। मुझे पता था आप लोग याद नहीं किए भी, और कुछ मेरे ऐसे भी भाई हैं जो पहले से लर्न कर लिए हैं ना, जो लोग लर्न कर लिए उन लोग कमेंट में जरूर बताना। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब सीक्वेंस 1 2 3 जो मैंने लिखा था। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेम, एटम, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ उसका सिंबल। ठीक है, और इधर भी मैं पूरा इरेज कर दे रहा हूं, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये तो आप समझ ही गए हो। अब उसमें कितने मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कितने मिलते हैं प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स की जरूरत हमें नहीं पड़ती, तो मैं न्यूट्रॉन्स यहाँ पे लिख नहीं रहा हूं। ठीक है, कभी नहीं जरूरत पड़ती, ये बात ध्यान रखना। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे केमिस्ट्री में तो न्यूट्रॉन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की और प्रोटॉन्स की पड़ेगी। और जो पेपर में पूछता है क्वेश्चन वो भी सिर्फ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से ही पूछता है। ठीक है, न्यूट्रॉन से नहीं पूछता। न्यूट्रॉन से इसलिए नहीं पूछता क्योंकि उसके बारे में अभी किसी को बहुत ज्यादा पता नहीं रहता ना कि किस में कितना एग्जैक्ट होगा, इसीलिए उससे नहीं पूछेगा। और अगर उससे पूछेगा तो उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन पेपर में दिया रहेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से पूछेगा तो इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया नहीं रहता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो अब आते हैं, सबसे पहले एटॉमिक नंबर मान लेते हैं 1। एक एटॉमिक नंबर है 1। ठीक है, इसका नाम मैंने बोला था ना हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन का जो सिंबल है H। ठीक है, अब इसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ध्यान रखना 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, और न्यूट्रॉन इसमें नहीं पाए जाते तो 0 लिख दे रहा हूं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे पता चल गया कि किसमें इलेक्ट्रॉन कितने कितने प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, तो अब यहां पे ध्यान से सुनना मेरी बात। किसी भी एटम की बात कर ली जाए, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ये एटॉमिक नंबर, उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स उतने हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स उतने ही रहेंगे जितना कि उसका क्या होता है एटॉमिक नंबर। तो अब जरा सोचिए, अगर आपको एटॉमिक नंबर लर्न हो गया तो फिर आपको क्या पता चल गया, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है भी पता चल गए और उसमें कितने प्रोटॉन्स हैं ये भी पता चल गए। ठीक है, ऐसे सेकंड पे क्या है, हीलियम। ठीक है, हीलियम का सिंबल क्या है He। अब इसमें मैं पूछ लूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो देखो एटॉमिक नंबर है 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 2, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होते हैं। ठीक है, उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं प्रोटॉन्स, तो ये हो गया 2। न्यूट्रॉन्स सब में पूछता नहीं, तो न्यूट्रॉन्स अब मैं इधर लिखूंगा नहीं, कहीं नहीं पूछेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बस आपको लर्न रहना चाहिए। और देखिए ये लर्न करना कितना आसान हो गया, अगर किसी को ये एटॉमिक नंबर, ये जो सीक्वेंस नंबर पता है, अगर ये लर्न हो गया तो सारा लर्न हो जाएगा। अब ऐसे 3 का होता है, 4th का होता है, तो मैं सारा नहीं लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट उसका 8 नंबर पे जो है, 3 4 5 6 वो नहीं लिख रहा हूं मैं। 8 नंबर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अभी मैं आगे समझाऊंगा उसको। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि 8 नंबर पे क्या है, तो मैं 8 नंबर यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये हो गया ऑक्सीजन।
ठीक है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है O। अब एटॉमिक नंबर अगर इसका 8 है तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ये भी होंगे 8। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की हमको जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब एक और मैंने जो लिखा था अभी अभी कुछ देर पहले, सोडियम। ठीक है, अब सोडियम का जरा सिंबल देखिए, इसका सिंबल है Na। अब आप लोगों ने ऊपर देखा कि सर यहाँ पे H से शुरू था तो H था, हीलियम था तो He से, ऑक्सीजन था तो O से, फिर ये सोडियम है तो SO क्यों नहीं है, Na कहां से आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका जो ग्रीक वर्ड है वो है नेडियम, NADIUM। ठीक है, तो वहां से ये सिंबल लिया गया है। सोडियम हमारा जो ब्रिटिश वर्ड है यहां से नहीं लिया गया, नेडियम से लिया गया, नेडियम NADIUM, तो यहां से लिया गया सिंबल Na। अब इसका देखिए एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें 11, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 11। यहां तक अब क्लियर हो गया सभी को बात। ऐसे जितने सारे हैं सब में यही काम होता है, तो अब सारा नहीं समझना हमको। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर बना के कि कहां पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कहां पे प्रोटॉन्स होते हैं और कहां पे न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मैं सबसे पहले कौन सा ले रहा हूं 8 नंबर वाला। ठीक है, ये वाला, इसका मैं ऑक्सीजन है और इसका मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ये मैंने बना दिया ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बीच वाला जो सेंटर है, अब इसके बाहर कुछ रूम्स भी बनाने पड़ेंगे, मैंने रूम्स भी बना दिए। मान लो एक ये रूम नंबर 1 हो गया। यहाँ पे जो रूम्स बनाते हैं वो सर्कल बनाते हैं, और इन रूम को बोलते क्या है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था, याद है कि भूल गए सब लोग, इसको बोलते हैं सेल। ठीक है, ये मैंने सेकेंड रूम बना दिया, एक और रूम बना दे रहा हूं, ये हो गया थर्ड रूम। ठीक है, फर्स्ट वाले को बोलते हैं के, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं 2। सेकेंड वाले को बोलते हैं एल, इसमें कितने रह सकते हैं नंबर ऑफ 8, और उसके बाद थर्ड को बोलते हैं एम, और इसमें कितने रह सकते हैं 18। 3 ही मैंने बनाया तो 3 तक लिख रहा हूं, अगर और मैंने सेल बना दिया होता तो मैं और भी आगे दिखा देता कितने होते हैं। ठीक है, बात करें ऑक्सीजन की, तो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि जो प्रोटॉन्स है और प्लस क्या होते हैं न्यूट्रॉन्स, वो बीच में सेंटर में होते हैं, और सेंटर को बोलते क्या है न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर रूम्स में घूमते हैं, टहलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं सेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कहां घूमते हैं सेल में घूमते हैं। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2। जरा देखना ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल 8 है ना, ऑक्सीजन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 8 हैं। चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं 8 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले फिल कर दिया मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने ये सर्कल बनाए छोटे छोटे ना डार्क कलर के, ये और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करने का मेथड है। तो आप लोग समझ जाना कि ये इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पे दिखा रखे हैं, ऐसे होते नहीं है, बस ऐसे दिखाया जाता है। आप जब स्टडी करते हैं तो ऐसे दिखाया जाता है। इसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दीजिए। अब बचा कितना यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स बचा है। अब 6 को इसमें नहीं डाल सकते, अब दूसरे वाले में आना पड़ेगा, दूसरे वाले सेकंड रूम में। सेकंड रूम यानी एल वाले में, एल में कितने रह सकते हैं जी 8 रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितने हैं 6 ही तो बचे हैं, तो इन्हीं 6 को उसमें फिल कर दो। तो चलो इसको भी फिल कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्या अब भी कोई इलेक्ट्रॉन बचा है, जो 6 था वो भी मैंने फिल कर दिया, अब बचा है 0, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। तो जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा तो बताओ ये वाला हमने, ये वाला जो एक एक्स्ट्रा रूम बना दिया था, इसकी जरूरत है नहीं जरूरत है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। तो इस वाले को यहाँ पे क्या करेंगे इरेज करेंगे। जैसे मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बना दिया था कि आप लोग समझो कि जरूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा बनाएंगे, और नहीं जरूरत रहेगी तो एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, पता चले कि आप लोगों ने पहले ही बना के रख दिया। ठीक है, अब बात समझ में आ गई ना। तो ये आइडिया आप लोग को लग जाएगा, जब धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ जाओगे कि मुझे किस एटम के लिए कितने सेल बनाने की जरूरत है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सोडियम की। अब इसका बना के देखते हैं। ठीक है, ये वाला जो मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है ये किसके लिए था ऑक्सीजन के लिए था। ठीक है, अब मैं बनाने जा रहा हूं सोडियम के लिए। तो जरा देखना आप लोग सोडियम का, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और इस सबको भी इरेज कर दे रहा हूं, सोडियम को ही बगल में दिखा दूंगा। चलो, सोडियम का होता है कितना 11,
11 होता मतलब 11 इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 11, प्रोटॉन्स कितने होंगे 11, न्यूट्रॉन्स हमको मतलब नहीं होता, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। इसका भी स्ट्रक्चर बनाते हैं, चलो ये हो गया स्ट्रक्चर, ठीक है। ये न्यूक्लियस, इसमें क्या रहता है P+N, सबके सब प्रोटॉन और सबके सब न्यूट्रॉन यहीं पे रहते हैं बीच में, तो यहाँ इनके लिए रूम बनाने की जरूरत नहीं रहती, और इसीलिए इनमें दिखाया भी नहीं जाता कि इसमें कितना काम फिल करना है, बस आप समझ जाओ कि P+N। अब इसके लिए रूम बनाना शुरू करते हैं। रूम का मतलब सेल, ध्यान रखना, नहीं मैं रूम बोल रहा हूं तो आप लोग के पेपर में रूम लिख के चले आओ। चलो एक रूम मैंने बना दिया, ये 2 रूम मैंने बना दिया, अब की बार मैं थर्ड वाला बना दे रहा हूँ, इसमें मुझे पता है कि होंगे 3, आप लोग को भी पता नहीं रहता, ठीक है, लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। फर्स्ट वाले रूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2, इसके पास है कितने इलेक्ट्रॉन्स 11 इलेक्ट्रॉन है, याद रखना, इन सबसे मतलब नहीं है। तो पहले वाले में आपने फिल कर दिया, ये लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन और ये हो गया सेकेंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभी हमारे पास बचे कितने हैं, अभी तो 2 ही तो मैंने फिल किया, अभी हमारे पास बचे हैं 9 बचे, लेकिन सेकेंड वाले में सिर्फ रह कितने सकते हैं 8 ही रह सकते हैं, तो ध्यान रखना इस बात का। तो पहले 8 फिल कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ध्यान रखना 9 था, 9 में से मैंने 8 फिल कर दिया, अभी भी हमारे पास 1 रिमेनिंग है, ठीक है। तो ये नहीं सोचना है कि सर एक ही तो बचा है, क्यों नहीं इसी में एडजस्ट कर दे, ऐसा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको थर्ड वाले सेल में जाना पड़ेगा। आप थर्ड वाले सेल में कितने रह सकते हैं 18 रह सकते हैं, लेकिन हमारे पास बचे कितना है, सिर्फ एक बचा है ना, तो उस एक को आप कहीं भी फिल कर दो, ठीक है, यहां मैंने फिल कर दिया। अब टोटल अगर काउंट करोगे तो 11 आएगा सोडियम का, देखो 1 2 और इस सेकेंड वाले में 8 और लास्ट वाले में 1, ये हो गया 11, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम ये समझ गए कि दुनिया की सारी चीजें एटम से मिलकर बनी है, और एटम में 3 सब पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन सेंटर में पाए जाते हैं और सेंटर को बोलते हैं न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स इसके बाहर मूव करते हैं, और जिस पाथ पे मूव करते हैं, जिस ट्रैक पे, उसको बोला जाता है सेल। सेल की स्पेलिंग मैंने बताया था, ध्यान से सुनना, कहीं दूसरी वाली मत लिख देना, ठीक है, याद होगा ना, ये बात ध्यान रखना। अब मैंने ये भी बताया था कि किस पे पॉजिटिव होता है, किस पे निगेटिव होता है, किसको डिस्कवर किसने किया है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को अब ये एटम के बारे में इतनी सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप लोग के लिए मैं कुछ होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग कल करके मुझे दिखाओगे, ठीक है, क्लास में जब कल आओगे। एक मैंने लिख दिया क्लोरीन, ये आप लोग का HW होमवर्क, इसका भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाना है। अच्छा, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है जी, जो मैंने ये बनाया है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, Cl का एटॉमिक नंबर में लिख रहा हूं होता है 17, और ये Cl है क्या, तो Cl है क्लोरीन, एक गैस होती है जिसका एटॉमिक नंबर है 17। आप लोग अपने बुक में देखोगे ना पीरियोडिक टेबल में, तो वहां पे ये मिलेगा क्लोरीन। आपको इसका भी ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके आना है। और एक और मैं यहां पे लिख रहा हूं Al, इसका भी एटॉमिक नंबर मैंने लिख दिया 13, ठीक है। यह है एल्यूमिनियम, वही एल्यूमिनियम जिससे वायर बनता है, आपने एल्यूमिनियम का नाम तो सुना ही होगा ना, तो ये एल्यूमिनियम है। आपको इसका और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है खुद से। अगर किसी भी दोस्त को अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मुझसे जरूर पूछोगे, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे कि ये जो अलग अलग एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ कंबाइन कैसे होते हैं। जैसे अब एक मैं यहां पे समझा दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर कोई बोल दे कि चलो बताओ जो ये वाटर है, वाटर का फॉर्मूला आप लोगों ने शायद अब पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि वाटर को बोलते हैं H2O, ठीक है। हम ऐसे ब्रीदिंग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बोलते हैं CO2, ठीक है। ये H का मतलब हाइड्रोजन, ये एक एटम है, O का मतलब ऑक्सीजन, ऐसे C का मतलब कार्बन और O का मतलब ऑक्सीजन। अगली क्लास में हम लोग ये समझने वाले हैं
कि जब ये वाटर बनता है तो उसमें हाइड्रोजन के देखो 2 एटम्स दिख रहे हैं ना, ये जो 2 लिखा है इसका मतलब 2 एटम्स, और ऑक्सीजन के 1 एटम्स। आखिर हाइड्रोजन के 2 एटम्स ही क्यों कनेक्टेड है और ऑक्सीजन का एक ही क्यों है यहाँ पे, जबकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का 2 एटम दिख रहा है और कार्बन का एक ही एटम दिख रहा है। ठीक है, तो कल की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं, ध्यान रखना। तो आपको कल से ही समझ में आ जाएगा कि ये H2O में हाइड्रोजन 2 ही क्यों है, 3 क्यों नहीं हुआ, या फिर कोई दूसरा एलिमेंट क्यों नहीं आया, ऐसे CO2 में। और इसके अलावा भी ढेरों सारी चीजें, जैसे एक होता है सॉल्ट, जो हम लोग सॉल्ट खाते हैं ना, इसका भी फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम एक है, क्लोरीन एक है, तो ये सोडियम एक ही क्यों है, क्लोरीन एक ही क्यों है, डबल क्यों नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले तो अभी तो नहीं बता पाओगे, लेकिन जब अगली क्लास आप लोग करोगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे कि सोडियम अकेले क्यों है, क्लोरीन यहाँ पे अकेले क्यों है, यहाँ पे ऑक्सीजन डबल क्यों हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन क्यों डबल हो गया। ठीक है, तो ये अगली क्लास खूब ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज वाली क्लास का अच्छा से रिवीजन करना, और अगली क्लास में फिर मिलेंगे सभी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।